142 आर्टिकल 142 में अधिवक्ता भाई इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। मेरा मानना है कि अलग से ये इनिशिएटिव विष्णु जैन जी को नहीं लेना चाहिए था। मान लीजिए। और अभी एक बहुत अच्छी चीज मुस्लिम और इससे बात आई, ये देख रहे हैं आप, ये अभी आपको पता नहीं चलेगा ये क्या है, 3-4 हफ्ते बाद आपको पता चलेगा ये क्या है। इसका रूप भी धागा है, इसका स्वरूप भी धागा है। इसका रूप तो धागा है, लेकिन स्वरूप तो ये कलावा है। स्वरूप तो ये सनातन संस्कृति, सनातन मानता, सनातन विश्वास से जुड़ा हुआ है। जब आप लिख देते हैं कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, उस कोई परिवर्तन नहीं हो सकता में सब आ गए। व्यक्ति भी आ गया, कानून भी आ गया, कोड भी आ गया, पार्लियामेंट भी आ गया, सब आ गए, राष्ट्रपति भी आ गया। लेकिन जब आप लिखते हैं कोई व्यक्ति, तो आप सुप्रीम कोर्ट से पहले ये कहें कि डेफिनेशन क्लॉज में जहां परिभाषा चीजों की होती है, व्यक्ति को परिभाषित कर दें। तहलका ना मच जा हिंदुस्तान में, तहलका ना मच जा हिंदुस्तान में, तो मेरा नाम डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद एडवोकेट नहीं। तो साथियों, थंबनेल आपने देख लिया होगा, मैं विष्णु जैन जी से सहमत नहीं हूं। किस बात पर सहमत नहीं हूं? जो वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गए हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक करार दिया जाए, ये प्रार्थना लेकर वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अलग अलग सोर्सेज ये बता रही हैं कि जब उनसे पूछा गया तो विष्णु जैन जी ने ये बोला कि ये पहल हमने इसलिए करी है क्योंकि जमात उलमाए हिंद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गया है ये कह के कि साहब, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भारत पर लागू है, राम मंदिर के अलावा किसी भी जगह के साथ छेड़छाड़ नहीं करी जा सकती। तो इसको काउंटर करने के लिए एक नई पिटीशन डाली है विष्णु जैन भाई ने। वो भी मंझे हुए अधिवक्ता हैं, उनके पिताजी बहुत मंझे हुए अधिवक्ता हैं, पिताजी बहुत सीनियर हैं। पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बतौर एडवोकेट आज आप लोगों के सामने रख रहा हूं, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि मैं उनकी इस पहल से सहमत नहीं हूं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो पिटीशन ये डली है, शायद सेकंड वीक ऑफ दिसंबर में इसकी डेट पहली लगी है कि 712 एडी के बाद जब से मोहम्मद बिन कासिम ने अखंड भारत पर पहला हमला किया था, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में ये तब से सारी गिनती और सारा हिसाब होना चाहिए। और 15 अगस्त 1947 के बाद इस प्रकार के किसी भी क्लेम को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का बहाना बोलकर या उसका दुहाई देकर रोका जाता है, ये गलत है, इसको खत्म करिए। पहला मेरा सवाल यह है कि कहाँ रोका जाता है, कौन रोक रहा है? ज्ञानवापी में इतने सर्वे हो गए, क्या रोका गया? और एक बार इससे पहले भी जो मुझसे लोग पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें याद होगा, 1.5 साल पहले की बात है, जब ज्ञानवापी के सर्वे की बात हो रही थी, वजू खाने का सर्वे होगा, यहाँ का सर्वे होगा, वहाँ का सर्वे होगा, तो एक डिबेट में विष्णु जैन जी मेरी बात नहीं समझे थे, वो इसको दूसरा मतलब उन्होंने निकाल दिया था कि क्यों नहीं होना चाहिए सर्वे। तो तब आप लोगों को बहुत सौ को याद होगा, अगर याद हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो मैंने कहा था ये 10 पैसा 5 पैसा चवन्नी अठन्नी में सर्वे ना करो, पूरा गुहार ये लगाओ कि पूरे ज्ञानवापी परिसर का सर्वे होना चाहिए एक साथ। जब आपको वहां पर ऐसे साक्ष्य मिल गए हैं, तो ये बात जब मैंने डिबेट में बोली थी तो विष्णु जैन भाई से थोड़ा सा इस बात को लेकर मेरा आर्गुमेंट हो गया था, मैं भी चुप हो गया था, क्योंकि इस टाइम जो लीडर हैं वो हैं, एंड व्हेन अ पर्सन इज फ्लाइंग हाई तो वो दूसरे की शायद कम सुनता है। लेकिन हुआ ऐसा कि कुछ महीनों बाद फाइनली वो ही याचिका पड़ी, याद होगा आप लोगों को 1-1.5 साल पहले की ये बात है, जो आपका भाई पहले दिन से कह रहा था कि भैया पूरे का सर्वे करा लो ना, एक बार टुकड़ों में क्यों करा रहे हो। तो एंड में फिर वो ही याचिका पड़ी थी। तो आज एक बार पुनः मैं विष्णु जैन जी से सहमत नहीं हूं। तो सवाल उठता है कि रोका जा रहा है, मंचों पे रोका जा रहा है, डिबेट में रोका जा रहा है, मुंह पे माइक लग रहे हैं तो रोका जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोर्ट्स कहाँ रोक रहे हैं? दरगाह शरीफ की जब बात आई अजमेर की, तो कहाँ रोक रहे हैं? नहीं रोक रहे हैं। तो उनकी बोली बात के ट्रैप में
अगर आप आ रहे हैं और उसके काउंटर में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ एक याचिका डाल रहे हैं, तो इसका मतलब यह हो गया, फिर आपने मान लिया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का असर बाकी सब स्थानों पर है, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद को छोड़कर। फिर एक तरह से उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, आपने उसका काउंटर रखकर आप उनकी प्लेइंग फील्ड पर आ गए। अब कौन किसकी प्लेइंग फील्ड पर आ गया, मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करूंगा, उनकी या मेरी, लेकिन आप एक दूसरे की प्लेइंग फील्ड पर आ गए। जो संभल का जामा मस्जिद का जो सर्वे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जस्टिस खन्ना जी ने रोका, उन्होंने पीस एंड ट्रैंक्विलिटी का नाम दिया, कम्युनल हार्मनी का नाम दिया, और उन्होंने इसको रोक दिया क्योंकि वहां पर एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। एंटी सिस्टम मैं मानूंगा, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर था, एंटी सिस्टम वहां पर राइटिंग हो गई, पत्थरबाजी हो गई, गोलियां चल गई और 4-5 आदमी वहां हलाक हो गए, कई को चोटें आई और एक बवाल हो गया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, ये मैंने उस दिन भी बात बोली थी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अगर ये सर्वे रोकने होते तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को पीस, ट्रैंक्विलिटी, शांति, सांप्रदायिक सौहार्द का वास्ता क्यों देना पड़ता? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का किसी से डरता है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तो एक्ट ऑफ 1991 का वास्ता ही नहीं दिया कि मैं इस वास्ते से रोक रहा हूं, और उन्होंने ये भी नहीं कहा ये सर्वे जो हुआ है ये अवैध है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको फाड़ के फेंको। और लोअर कोर्ट्स को क्या उन्होंने एक स्वीपिंग हिदायत दी पूरे भारत के कि बिना सुप्रीम कोर्ट के सैंक्शन के कोई भी सर्वे नहीं किया जाएगा किसी भी धार्मिक मजहबी स्थान का? ऐसा हुआ? नहीं हुआ। क्या हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। उन्होंने कहा ये जो भी सर्वे हुआ है ये लिफाफा बंद आप रखिए, और जब तक हम कोई या हाई कोर्ट कोई अनुमति ना दे तब तक इसमें आगे ना बढ़िए। भाई वकील हूं, एक चीज को बहुत घुस के एनालाइज करने की कोशिश करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट जो बोल रहा है उसका अर्थ क्या है। ठीक, तो ये इसका मेरे हिसाब से ये अर्थ निकल के आया कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई नहीं, किसी को सुप्रीम कोर्ट ने रोका ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, जो मैं लीगली समझ ही नहीं पा रहा हूं, कि ये फाइल जो पिटीशन आई है ये हमारे पास पड़ी रहेगी, इसकी हम डेट लगा रहे हैं, शायद दिसंबर में कोई डेट लगाइए, और आप जाइए मुस्लिम पक्ष का कि आप जाइए हाई कोर्ट और वहां पर गुहार लगाइए। यानी ये शायद आजाद हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है कि एक ही फैक्ट्स पर एक मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और उसी मामले के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अब आप हाई कोर्ट जाइए, वहां पर यही गुहार लगाइए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही गुहार, एक ही पिटीशन दोनों जगह मेंटेन हो रही है, हाई कोर्ट में भी मेंटेन हो रही है और सुप्रीम कोर्ट में भी मेंटेन हो रही है। मेरे हिसाब से तो ये लीगली हो ही नहीं सकता मेरे भाई, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले वाली पिटीशन को जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गई थी उसको उन्होंने डिस्पोज ऑफ नहीं करा, उसको उन्होंने बंद नहीं किया, वो खुली हुई अभी भी सुप्रीम कोर्ट में रखी है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की क्या मंशा है ये मैं नहीं पकड़ पा रहा हूं, पर एक मंशा जरूर है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कह नहीं रहा कि ये सर्वे जो हो रहे हैं ये अवैध हो रहे हैं, वरना 142 आर्टिकल 142 में, अधिवक्ता भाई इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, 142 में आर्टिकल में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक स्वीपिंग डायरेक्शन दे सकता है कि नहीं साहब, कोई सर्वे का आदेश लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट नहीं दे सकता, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट देगा, सुप्रीम कोर्ट देगा। तो आपको 1991 को इलीगल बोलते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत क्या थी? आप अपनी लोअर कोर्ट से लड़ाइयां लड़ते रहिए। जब दूसरी पार्टी एक याचिका डाले कि और आपको पार्टी बनाए कि एक्ट ऑफ 1991 का उल्लंघन हो रहा है और एक्ट ऑफ 1991 को मजबूती से पकड़ा जाए, उसको इंप्लीमेंट किया जाए, तो उसका काउंटर देने के लिए उसकी पिटीशन पर आप जाकर अपनी बात रखिए। मेरा मानना है कि अलग से ये इनिशिएटिव विष्णु जैन जी को नहीं लेना चाहिए था। मान लीजिए इस पर एक स्वीपिंग आदेश आ गया कि नहीं साहब, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एब्रोगेट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, और आप वहां जा रहे हैं ये कहने के लिए कि इसको खत्म करिए, तो आप तो एक तरह से टेक्निकली, मॉरली तो कम से कम आप लड़ाई हार गए, या हार गए नहीं हार गए। ठीक, पहला ये मेरा है डिस्प्यूट
कि ये नहीं होना चाहिए था। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, रूप और स्वरूप की आप लोगों ने बहुत पसंद की थी। मैंने रूपिका के साथ डिबेट में भी ये बात बोली थी। इसमें एक अभिषेक भाई ने मुझे कमेंट किया और उन्होंने लिखा है कि रिजवान सर, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन ये जो रूप और स्वरूप का आपने फर्क बताया है, ये मुझे ढूंढने से कहीं नहीं मिला। अभिषेक भाई, आप कैसी बात करते हो? जरा सा ढूंढोगे आपको मिलेगा। स्वरूप का अर्थ अपनी विशेषता, गुणों से युक्त आदि, ये मतलब है स्वरूप का। विशेषता, रूप का मतलब यह है जो आपको नजर आ रहा है। मैंने तो बहुत स्पष्ट समझाया था। मैंने तो टोपी पहनकर और भगवा गले में डालकर समझाया था कि भगवा डालने से, टीका लगाने से रिजवान अहमद का रूप बदल जाता है। और अभी एक बहुत अच्छी चीज मुस्लिम और इससे बात आई, ये देख रहे हैं आप, ये अभी आपको पता नहीं चलेगा ये क्या है। 3-4 हफ्ते बाद आपको पता चलेगा ये क्या है। फिर आता हूं रूप और स्वरूप पर। मेरे भाई, आज दूसरा एग्जाम्पल आपके लिए अभिषेक भाई लेके आया हूं। पास एक, ये देखिए, ये है धागा। धागा है ना, शायद नजर आ रहा हो, काला धागा है। और मेरे भाई, ये भी धागा है, इसको भी धागों से बना है। ये भी, इसको आप मोटा कर दो तो ये बिल्कुल ऐसा आ जाएगा। कई धागे इसमें अगर आप लगा दो तो ये भी ऐसा हो जाएगा। इसका रूप भी धागा है, इसका स्वरूप भी धागा है। इसका रूप तो धागा है, लेकिन स्वरूप तो ये कलावा है। स्वरूप तो ये सनातन संस्कृति, सनातन मानता, सनातन विश्वास से जुड़ा हुआ है। सब पूजा अर्चना के बाद, कथाओं के बाद ये हाथों में हम लोगों के, आप लोगों के बांधा जाता है। तो ये रूप से भी धागा, स्वरूप से भी धागा। ये सिर्फ रूप से धागा या रस्सी, कुछ भी मान लो, लेकिन स्वरूप इसका कितना महत्वपूर्ण है सनातन में, भारतीय संस्कृति में। अब आपको अभिषेक भाई समझ में आ गई बात कि रूप और स्वरूप में क्या मतलब है, क्या फर्क है। मामले ये थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लिस्ट ढूंढी मैंने, टीले वाली मस्जिद का डिस्प्यूट, अभी अजमेर दरगाह का डिस्प्यूट, 2.5 दिन का झोपड़ा का डिस्प्यूट, अभी बदायूं के शिव मंदिर का डिस्प्यूट आ गया है, ज्ञानवापी का, मथुरा का, कवातुल उल इस्लाम कुतुब मीनार की मस्जिद जहाँ पे लिखा हुआ है कि जैन मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी, फिर भोजशाला का, फिर उसके बाद और भी कई हैं, कई मामले हैं। तो आप इसमें अपने सर्वे की अपनी लड़ाई लड़ते रहिए। जब तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 1991 का वास्ता देके इन सर्वेस को नहीं रोकता है, तब तक आपको 1991 को खामोखा चैलेंज करने के लिए नहीं जाना चाहिए था। और रूप और स्वरूप की लड़ाई आप लड़ते रहिए। आपको अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाना है तो वहां पर आप एक बात कहिए जो मैंने आज धागे और इससे आप लोगों को समझाई है। विष्णु जैन भाई या कोई भी भाई जिसको भी इस चीज में इंटरेस्ट हो, वो जाके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ एक बात पूछ लें। वो कहें कि हर एक्ट में एक डेफिनेशन क्लॉज होता है, शुरू में होता है सेक्शन 1 या सेक्शन 2 में हर चीज की परिभाषा लिखी होती है। ये बहुत छोटा सा एक्ट बना है, लाख रुपए की नहीं, करोड़ रुपए की बात बता रहा हूं। बहुत छोटा सा एक्ट है, 4-5-6 सेक्शन का एक्ट है कि जल्दीबाजी में बनाया हुआ एक्ट है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाइए और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक गुहार लगाइए, जो इस एक्ट में लिखा है नो पर्सन कैन ऑल्टर चेंज, और हिंदी में लिखा है कोई व्यक्ति। आप जाके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से बस ये पूछिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ये पर्सन और व्यक्ति का क्या मतलब है, बस इसका मतलब बता दीजिए। अगर मंशा ये होती इस एक्ट की कि किसी भी जगह को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, भले उसका स्वरूप कुछ भी हो, एक्ट तो ये कह रहा है जाके उसका स्वरूप तुम्हें ढूंढने का अधिकार है। एक्ट ये कह रहा है किसी चीज का स्वरूप नहीं बदला जाएगा। और जो चीज यहां पर, क्योंकि बात एक वन वे चल रही है और वन वे थी भी, मस्जिद मंदिर तोड़ के कोई जगह अगर मस्जिद बनाई गई है तो उसका तो मान लो 400 साल पहले तोड़ी गई है, तो 400 साल से उसका वही स्वरूप है। और 1947 के बाद तुम उसका स्वरूप बदल नहीं सकते। आपने जो लिखा है उसे आप अपने हिसाब से इंटरप्रेट करिए ना। आप याचिका डाल के दूसरे के ट्रैप में क्यों फंस रहे हैं? इसका मतलब आपका काउंटर डालने का मतलब यह हो गया, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जमात उलमाए हिंद ने जो याचिका डाली है उसमें दम है। तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट से कहिए कि लिखने वाले ने, और ये तो बात लेमैन भी समझा सकता है, इतनी आसानी से समझा रहा हूं, सीधे सीधे ये लिखा होता ना, किसी भी, सिर्फ इतना लिखा होता, सुनो, किसी भी स्थान में कोई, किसी भी धार्मिक स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता 15 अगस्त 1947 के बाद। किसी भी धार्मिक स्थान में
यंग लॉयर्स मेरी बात समझने की कोशिश करना, क्यों लिखा गया कोई पर्सन, कोई व्यक्ति इसमें बदलाव नहीं कर सकता, ना लिखते व्यक्ति। लेकिन व्यक्ति लिखने से और व्यक्ति ना लिखने से अर्थ बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। जब आप लिख देते हैं कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, उस कोई परिवर्तन नहीं हो सकता में सब आ गए, व्यक्ति भी आ गया, कानून भी आ गया, कोड भी आ गया, पार्लियामेंट भी आ गया, सब आ गए, राष्ट्रपति भी आ गया। लेकिन जब आप लिखते हैं कोई व्यक्ति, तो आप सुप्रीम कोर्ट से पहले ये कहें कि डेफिनेशन क्लॉज में जहां परिभाषा चीजों की होती है, व्यक्ति को परिभाषित कर दें। तहलका ना मच जा हिंदुस्तान में, तहलका ना मच जा हिंदुस्तान में, तो मेरा नाम डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद एडवोकेट नहीं। एक सवाल में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट उठा के देखेगा कि यह सवाल क्या आ गया। और दूसरा, आप साफ साफ पूछ लीजिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, इंग्लिश में करेक्टर लिखा है, हिंदी में स्वरूप लिखा है, इसको भी परिभाषित कर दीजिए। परिभाषा सुप्रीम कोर्ट को बताने दो, और नोटिस इशू होगा पार्लियामेंट को, क्योंकि एक्ट पार्लियामेंट से बना था, लॉ कमीशन को होगा और पार्लियामेंट को होगा। पार्लियामेंट का जवाब आने दो कि व्यक्ति और पर्सन का धारा में मतलब क्या है, परिभाषा क्या है, और पार्लियामेंट से जवाब आने दो कि स्वरूप का मतलब क्या है। जिस दिन तुमने रिजवान अहमद की बोली बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने इस धागे और इस कलेवा का फर्क समझा दिया, जबकि साइंटिफिकली स्पीकिंग दोनों धागे हैं, जिस दिन तुमने ये फर्क पूछ लिया कि ये एक्ट इसके लिए बना है या इसके लिए बना है, तो समझ लो भैया तुम्हारा बड़ी शांति से सारा काम हो जाएगा, सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। अभी जो विष्णु जैन भाई गए हैं, मेरे हिसाब से ये गलत गए हैं, और ये जाके जमात उलमाए हिंद की प्लेइंग फील्ड पर वो जाकर बैठ गए हैं। अब देखते हैं इसका नतीजा आगे जाकर क्या निकलता है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।